पत्ते की नाव बनाकर तैरता बेघर ससुराल। सुधीरपुर नामक एक गांव है। उसी गांव में रघुनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। रघुनाथ और उसके दोनों बेटे मजदूरी किया करते थे। गर्मी का मौसम कुछ दिनों पहले शुरू हो चुका था। वो लोग काफी गरीब थे। रोज की तरह आज भी गर्मी बहुत ज्यादा थी और पसीने में सबका बुरा हाल था। मीनल अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत तेज भूख लगी है, खाना कब बनेगा? दोपहर से कुछ नहीं खाया। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटा, तेरे पापा और चाचा काम से आने ही वाले होंगे। वो कुछ लेकर आएंगे तभी तो चूल्हा जलेगा। अभी घर में एक दाना भी नहीं बचा है। हाँ लाडो, थोड़ा सब्र कर ले। इस बार गांव में सूखा पड़ा है, मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया है। भगवान जाने आज मेरे दोनों बेटों को कुछ काम मिला भी होगा या नहीं। तभी आकाश और वरुण दोनों थके हुए घर आते हैं। मीनल उन्हें देखते ही दौड़कर उनके पास आती है और कहती है, पिताजी आ गए आप? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप राशन लाए हो ना? माँ कह रही थी कि आप जब राशन लाएंगे तभी खाना बनेगा। हाँ बेटा, आज बहुत मुश्किल से थोड़ा काम मिला। पूरा दिन मेहनत की तब जाकर ये थोड़े से पैसे मिले हैं। गांव में मजदूरी का अकाल पड़ा हुआ है बेटा। हाँ भाभी, बस थोड़े से दाल और चावल ले पाए हैं। आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। जल्दी से खाना बना लीजिए, हम सबको बहुत भूख लगी है। कोई बात नहीं, इतने राशन में आज का खाना तो बन ही जाएगा। मैं अभी जल्दी से दाल चावल चढ़ा देती हूँ। मीनल, जा बेटा अपने पापा के लिए पानी लेकर आ। अब मीनल अपने पिताजी को पानी लाकर पिलाती है और संध्या और कमला मिलकर रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाती हैं। कुछ ही देर में दाल चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी आकाश को बहुत गर्मी लगती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ आज तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जरा वो खड्डा उठाकर मुझे हवा तो कर दो। कमला बगल में पड़ा हुआ खड्डा उठाती है और अपने दोनों बेटों को हवा करने लगती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन शाम को रघुनाथ बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी गांव के दो आदमी रघुनाथ के पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। तब रघुनाथ बोला, अरे ये गर्मी इस बार जान लेकर छोड़ेगी। पानी के बिना सब सूख रहा है और पंखा तक तो नसीब नहीं है हम गरीबों को। बस ये पेड़ की हवा ही सहारा है। सही कह रहे हो भैया, एक तो गांव में सूखा पड़ा है और ऊपर से इस गर्मी ने परेशान कर रखा है, और जो पानी की कमी हो रही है वो अलग। तभी पड़ोस की शोभना ताई वहां आती हैं। उनके हाथ में एक पंखा था जिससे वो खुद को हवा कर रही थी। वो आकर रघुनाथ के पास बैठ जाती हैं और गांव की बातें करने लगती हैं। अरे रघुनाथ भाई, बड़ी गर्मी पड़ रही है आज तो। सुना है तुम लोगों को मजदूरी मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ बहन, अब क्या करें, जैसा भी चल रहा है चलाना तो पड़ेगा गरीबी में, और कर ही क्या सकते हैं। अरे याद आया, आज दोपहर में मेरी छोटी बहन आई हुई थी। वो कह रही थी कि उसकी एक बेटी है, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। मुझे वरुण का ख्याल आया। क्या तुम वरुण का रिश्ता करोगे? लड़की बहुत अच्छी और मेहनती भी है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे, पर बहन हम लोग तो बहुत गरीब हैं। क्या वो लोग हमारे घर में अपनी बेटी देंगे? अरे भाई, वो भी हमारे ही जैसे लोग हैं, मजदूरी करके काम चलाते हैं। बराबरी का रिश्ता होगा तो निभ जाएगा। अब बाकी तुम सोच कर बता देना। शोभना ताई ये बोलकर चली जाती हैं। अगले दिन रघुनाथ वरुण से कहता है, अरे वरुण बेटा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुना है लड़की बहुत अच्छी है, तो कहे तो बात चलाऊं। पिताजी मुझे कोई और रिश्ता नहीं करना है। सच तो ये है कि मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तूने लड़की पसंद कर ली है? वो कौन है और कहाँ रहती है? माँ, वो शहर की रहने वाली है। उसका नाम अदिति है। जब मैं पहली बार शहर में काम की तलाश में गया था तो मेरी बस छूट गई थी। मुझे कंपनी में पहुंचने में देर हो रही थी। तभी अदिति अपनी कार से जा रही थी और वो रेड लाइट पर रुकी। उसने मुझे साइड में खड़े काफी परेशान देखा और उसने आवाज देकर मुझे बुलाया। मेरी प्रॉब्लम पूछने लगी। मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने मुझे कार में बिठाया और कंपनी तक छोड़ा, लेकिन कंपनी बंद थी। फिर वो मेरी प्रॉब्लम समझकर अपने पिताजी की फैक्ट्री ले गई और मुझे जॉब दिलवाई। फिर हम अक्सर मिलने लगे और हमारी दोस्ती हो गई और बाद में प्यार। क्या तू पागल हो गया है? इतनी अमीर घर की लड़की वो हमारे इस गरीब घर में झोपड़ी में कैसे रहेगी? वो हमारे साथ दाल चावल कैसे खाएगी? नहीं वरुण, ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। माँ, वो बहुत अच्छी है। उसे मेरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जानकर भी वो मुझसे ही शादी करना चाहती है। बेटा, तूने ये क्या मुसीबत पाल ली है? भला अमीरों और गरीबों का रिश्ता कैसे होगा? तू उस लड़की को मना कर दे। अपने घर वालों की बात सुनकर वरुण बहुत दुखी होता है। लेकिन अगले दिन वरुण शहर गया और अदिति से मिला। दोनों एक पार्क में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर मायूसी थी। वरुण बोला, अदिति, मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं। उन्हें डर है कि तुम मेरे घर पर खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए शादी के लिए तैयार नहीं है। वरुण, मेरे घर वाले भी मेरी शादी किसी अमीर बिजनेसमैन से करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्यों ना हम अभी शादी कर लें? अगर हम साथ होंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे। और यही सोचकर वरुण और अदिति ने शहर के एक मंदिर में शादी कर ली। वरुण उसे लेकर अपनी झोपड़ी पर पहुंचा।
कमला उसे देखकर बहुत गुस्सा हुई और बोली, वरुण, तू अपनी मर्जी से इसे शादी करके यहाँ ले आया। मैंने मना किया था ना, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, ये यहाँ नहीं निभा पाएगी। अरे जाने दो कमला, अब वो हमारे घर की बहू है। अदिति बेटा अंदर जाओ, हमारा छोटा घर है पर इसमें तुम्हारा स्वागत है। अब अदिति और अंदर जाती है। संध्या उसकी आरती उतारकर तिलक लगाकर उसका स्वागत करती है। अदिति अब अपने ससुराल में रहने लगी थी। अदिति के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अब वो पूरी तरह वरुण के परिवार का हिस्सा थी। गर्मी और बढ़ती जा रही थी, मजदूरी और खाने की किल्लत होने लगी। एक दिन सुबह सुबह घर में पानी खत्म हो गया। तब संध्या अपनी सास से बोली, माँ, घर में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, नल में भी पानी नहीं आ रहा है और हमें पीने के लिए पानी लाना होगा। क्यों ना हम कुएं पर चले और वहाँ से पानी ले आए। क्या करे बहू, गांव के कुएं सूख चुके हैं, अब तो नदी ही एक सहारा है। वो काफी दूर है पर जाना तो पड़ेगा। ऐसा कहकर संध्या और अदिति मटके लेकर नदी की तरफ चल पड़ती है। रास्ता लंबा और पथरीला था, सूरज की किरणें चुभ रही थी। अदिति को पैदल चलने की आदत नहीं थी, वो बुरी तरह से थक गई। मीनल भी उनके साथ थी। अदिति कहती है, भाभी कितनी दूर है और मैं तो अब और नहीं चल सकती, बस थोड़ा और। अदिति देख, वो सामने नदी दिख रही है, वहाँ पहुँचकर हमें बहुत ठंडक मिलेगी। हाँ चाची, वहाँ बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अदिति और मीनल नदी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती हैं। नदी के चारों तरफ केले के ढेर सारे पेड़ थे। पानी एकदम साफ और ठंडा था। मीनल दौड़कर एक केले के पेड़ के पास गई और बोली, माँ देखो कितने सारे केले, मैं अभी तोड़ कर लाती हूँ। केले के पेड़ नीचे होने की वजह से आराम से केले के गुच्छे से 2-4 केले तोड़कर वो लेकर आती है और अपनी माँ और चाचा को दिखाती है। माँ चाची देखो, मैं केले लेकर आई हूँ, आप भी खाओ। हाँ बेटा लाओ। तीनों मिलकर केले खाते हैं। तभी अदिति वहां पर इतने सारे केले के पेड़ को देखकर कहती है, भाभी यहाँ कितने सारे केले के पेड़ है ना, और कितने सारे किले फल हुए हैं इन पर। हाँ अदिति, ये नदी के किनारे का एरिया, शायद यहाँ किसी ने केलों के बीज बो दिए होंगे, इसीलिए इतने सारे केले के पेड़ हैं। तीनों ने मिलकर वहां बैठकर केले खाए। नदी के किनारे की ठंडी हवा में बैठकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी संध्या कहती है, अदिति अब देर हो रही है, चलो हमें घर के लिए निकलना है। रुकिए भाभी, मैं थोड़े से केले तोड़कर घर वालों के लिए रख लेती हूँ, आप यहीं बैठकर आराम कीजिए, मैं केले तोड़कर लाती हूँ। ऐसा कहकर अदिति उठी और केलों के पेड़ के पास गई। उसने कुछ केले तोड़े और अपने पल्लू में बांध लिए। फिर वो अपनी जेठानी के पास आई और बोली, चलो भाभी, अब मटके भरकर घर की तरफ चलते हैं। फिर दोनों ने अपने अपने मटके भरे मैचों को सिर पर रखकर वो गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसे वो गांव पर पहुंची तो उन्हें देखकर गांव की शोभना ताई बोली, अरे संध्या बहू, तुम लोग कौन से कुएं से पानी भरकर ला रहे हो? मुझे तो कुएं में पानी नहीं मिला। कहाँ शोभना ताई, कुओं में पानी बचा ही कहाँ है, हम तो नदी पर पानी भरने के लिए गए थे, बड़ा ही मीठा पानी है वहाँ पर, आप भी चले जाइए और वहाँ से पानी भरकर ले आइए। तभी बीच में टोकते हुए मीनल कहती है, और जब आप पानी भरेंगे तो आपको वहाँ मीठे मीठे केले भी खाने को मिलेंगे। ये क्या कह रही है मीनल? संध्या बहू, मीनल सही कह रही है, नदी के आसपास केलों के पेड़ हैं, हमने भी केले खाए और कुछ केले घर वालों के लिए भी लेकर जा रहे हैं। ऐसा कहकर संध्या शोभना को एक केला देते हुए कहती है, ये लीजिए, एक केला आप खाइए। शोभना खुश होकर केला ले लेती है और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में मीनल और गांव के कुछ बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। बच्चे पन्नी की गेंद बनाकर उसे जला रहे थे। अचानक आग की एक चिंगारी उड़कर झोपड़ी की छत पर गिर गई। छत सूखी घास की थी जिसने तुरंत आग पकड़ ली। तभी रघुनाथ बाहर आया और वो ये बच्चों को आग से खेलता देखकर बच्चों को डांटते हुए बोला, अरे भागो बच्चों यहाँ से, ये पन्नी क्यों जला रहे हो? अरे कमला, जरा पानी लाओ और यहाँ डाल दो, बच्चे ने देखो क्या कर दिया है। रघुनाथ के डांटने पर बच्चे भाग गए। कमला पानी लेकर आई और उसने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक झोपड़ी की छत सुलग चुकी थी। किसी का ऊपर ध्यान नहीं गया। रघुनाथ और कमला भी घर के अंदर चले गए। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक संध्या को कुछ जलने की गंध आई तो संध्या बोली, अरे ये क्या, ऐसा लग रहा है कि आसपास कुछ जल रहा है। तब अदिति की नजर छत पर गई जो जलने लगी थी। अदिति ने सबको जलती हुई छत दिखाई। सभी लोग घबरा गए। तब रघुनाथ बोला, अरे हमारी झोपड़ी में आग लग गई, अरे जल्दी से सभी लोग बाहर निकल जाओ। रघुनाथ के ऐसा कहने पर सभी लोग बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में पूरी झोपड़ी आग की लपटों में घिर गई। आकाश चिल्लाकर अपनी माँ से बोला, माँ हमारा घर जलकर राख हो रहा है। सब लोग परेशान होकर देखने लगे। आग इतनी तेज थी कि उन्हें सामान निकालने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते उनकी इकलौती झोपड़ी जलकर राख हो गई। अब वहां सिर्फ धुआं और काला कोयला बचा था। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। कमला रोते हुए बोली,
हाय राम, ये क्या हो गया, मेरा घर जल गया, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं बची। सभी गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हरिया बोला, रघुनाथ भाई हमें माफ कर दो, हमारे पास खुद एक एक कमरे के घर हैं, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, इसीलिए तुम्हारा घर जलने के बाद हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। हाँ कमला बहन, गांव में तुम्हारी तरह सब गरीब है तो भला तुम्हारी मदद कौन करेगा, अब तुम्हें अपने लिए कोई व्यवस्था खुद ही देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ऐसा कहकर एक एक करके सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पूरा परिवार उस जलती हुई राख के सामने खड़ा होकर रो रहा था। रात होने वाली थी, तभी अदिति कहती है, माँ जी आप रोइए मत, भाभी मुझे याद है आप मुझे उस दिन नदी के किनारे ले गई थी, वहाँ पेड़ों के बीच बहुत ठंडक थी और ढेर सारे केले के पेड़ भी थे। चलो ना आज रात वहीं चलते हैं, पेड़ों के नीचे हमें अच्छी नींद आएगी, कम से कम आज की रात तो वहाँ कट ही सकती है, कल सोचेंगे कि क्या करना है। अदिति सही कह रही है, यहाँ सड़क पर बैठने से अच्छा है कि हम नदी के किनारे चलें, कम से कम वहाँ पानी तो है। तभी वरुण जले हुए घर के अंदर घुसकर चाकू और कुछ और सामान निकालकर अपने साथ रख लेता है। पूरा परिवार नदी की तरफ चल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वो नदी के किनारे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी। सभी लोग नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी संध्या और अदिति दोनों आसपास लगे केले के पेड़ों से केले तोड़ कर ले आती हैं और अपने पूरे परिवार को खिलाती हैं। सभी लोग केला खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद आकाश कहता है, माँ पिताजी हम यहाँ सो तो जाएंगे, पर यह इलाका जंगल के किनारे का इलाका है। जंगली जानवर नदी में पानी पीने भी आते होंगे। अगर कोई शेर या तेंदुआ आ गया तो हम खुद को कैसे बचाएंगे, इसलिए हम जमीन में तो नहीं सो सकते। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा, लेकिन समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ना यहाँ कितने सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं, क्यों ना हम इनके तने को काट कर उससे एक सीधी नाव बना ले और उसे पानी में तैरा कर इस पर सो जाए। जंगली जानवर नदी के किनारे तो आ सकते हैं लेकिन पानी के अंदर नहीं। अदिति सही कह रही है भाई, मैं झोपड़ी के मलबे से कुछ चीजें लेकर आया हूँ। ये चाकू और कुछ लोहे के तार नहीं जले थे, ये हमारे काम आएंगे। अरे वाह छोटे, ये तो तूने बड़ा अच्छा काम किया। अब हम इसकी सहायता से एक पानी में तैरने वाली नाव बनाएंगे और उसी पर सोएंगे। चल आजा मेरे साथ। अरे मुझे भी तो अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। चाची देखो मैं भी आपके साथ चलूंगी। वरुण और आकाश के पीछे संध्या और अदिति भी केले के पेड़ के पास जाते हैं। फिर वरुण और आकाश ने किनारे लगे केलों के पेड़ों के तनों को काटना शुरू किया। अदिति और संध्या ने उन तनों को आपस में बेलों और तारों की मदद से बांधना शुरू किया। उन्होंने कई तनों को जोड़कर एक चपटा और चौड़ा तख्ता जैसा बना लिया। ये केले के तनों से बनी एक तैरती हुई नाव जैसी लग रही थी। तभी रघुनाथ और कमला भी वहां आ गए। रघुनाथ उसे देखकर बोला, अरे वाह बेटा, तुम्हारी मेहनत तो रंग ले आई। हाँ पिताजी, ये हमारी नाव है। आज रात हम इसी पर सोएंगे। इसे पानी में उतार देते हैं और एक तार से पेड़ से बांध देंगे ताकि ये बहे नहीं। पानी के ऊपर हम जानवरों से सुरक्षित रहेंगे। अब उन्होंने उस नाव को पानी में उतारा और उसे एक तार की सहायता से एक केले के पेड़ से बांध दिया। और आकाश बोला, चलिए अब आप लोग एक एक करके इस नाव पर बैठ जाइए। सब लोग बारी बारी करके उस नाव पर चढ़कर बैठ गए। आपस में काफी देर बातें करने के बाद वो इस नाव पर सो गए। रात को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे उन्हें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अगली सुबह जब सबकी आंख खुली तो रात भर पानी के ऊपर सोने की वजह से सबको बहुत ठंड लग रही थी। कमला अपनी कमर पकड़कर उठी और करहाते हुए बोली, हाय रे मेरी कमर, ठंडी नाव पर सोने से तो हड्डियां आकड़ गई। बहू मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा। हाँ माँ जी, मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये केले के तने बहुत ठंडे हैं। अदिति सबको परेशान देखकर कुछ सोचने लगी। उसने आसपास देखा, जहां केले के बड़े बड़े पत्ते जमीन पर गिरे पड़े हुए थे और पेड़ों पर भी लहरा रहे थे। उसके दिमाग में एक योजना आई और वो बोली, माँ जी दीदी आप फिक्र मत कीजिए, कल जैसे हमें आज नहीं सोना पड़ेगा। हम इस नाव को पत्तों से चारों तरफ ढक देंगे और उसे घर जैसा आरामदायक बनाएंगे, जिसमें छत भी होगी। पत्तों की नाव? वो कैसे बनेगी अदिति? पत्ते तो बहुत नाजुक होते हैं। बेटा अदिति सही कह रही है। जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ टोकरियां बुनने का काम हुआ करता था। मुझे पत्तों और सीकों को बुनना आता है, और अगर हम पत्तों को एक दूसरे के साथ जोड़कर बुने तो वो बहुत मजबूत हो सकते हैं। लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, लेकिन नाव को और मजबूत करना होगा ताकि वो ज्यादा वजन सह सके। हमें इसके बेस के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत होगी। लकड़ियां काटने के लिए तो कुल्हाड़ी चाहिए होगी, और हमारे पास कुल्हाड़ी कहाँ है? बिना कुल्हाड़ी की लकड़ियां कैसे काटेंगे?
मैं गांव जाता हूँ, एक मेरा दोस्त है जो लकड़हारा है, मैं उससे कुल्हाड़ी मांग कर लाता हूँ। हाँ वरुण, ये सही रहेगा, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वरुण और आकाश गांव की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें उनका दोस्त माधव मिलता है। उसने वरुण की हालत देखी तो उसे तरस आ गया। फिर वो वरुण से बोला, अरे वरुण, तुम यहाँ? मैं तुम्हें काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम मिले नहीं। कहाँ रह रहे हो तुम लोग? भाई तुम तो जानते हो हमारा घर जल गया है, इसलिए हमें नदी के किनारे नाव बनाकर रहना पड़ रहा है। हमें बस 2 कुल्हाड़ी चाहिए ताकि हम लकड़ियां काट कर अपने लिए एक मजबूत नाव बना सकें। मैं काम होते ही वापस कर दूंगा। अरे यार, मेरे घर में जगह कम थी इसलिए मैंने तुम्हें रहने की जगह नहीं दी, पर ये दोनों कुल्हाड़ी तुम रख लो। इतना तो मैं अपने दोस्त के लिए कर ही सकता हूँ। और हाँ, तुम्हें इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान करे तुम्हारा साथ सब अच्छा ही हो। दोनों भाइयों ने माधव को धन्यवाद दिया और कुल्हाड़ी को लेकर वापस नदी की तरफ चल पड़े। रास्ते में आते समय उन्हें एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चलता दिखाई दिया। वहां ढेर सारे लोहे के पतले तार और रस्सियां पड़ी हुई थी। वरुण ने वहां के ठेकेदार से बात की। साहब, हम बेघर हो गए हैं, क्या आप हमें थोड़े से ये तार दे सकते हैं? हमें अपना सिर छुपाने के लिए कुछ बनाना है। अरे ले जा बेटा, ये वैसे भी वेस्ट है, मेरा किसी काम का नहीं है। तेरे काम आ जाए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भगवान तुम्हारी मदद करे। वरुण और आकाश ने वहां बिखरे हुए तारों को समेट लिया और अपने पास रख लिया। ढेर सारा सामान लेकर वो नदी किनारे लौटे। सभी लोगों ने देखकर बहुत खुश तो हो गए। तब कमला बोली, आ गए बेटा तुम दोनों, कुल्हाड़ी का इंतजाम हुआ? हाँ माँ, देखो मैं 2 कुल्हाड़ी ले आया हूँ। अब चलो सब लोग मिलकर नाव पर तैरता हुआ घर बनाना शुरू करते हैं। अब पूरा परिवार काम पर लग जाता है। रघुनाथ ने सबको केले के पत्तों को बुनना सिखाया। संध्या और अदिति ने लंबे लंबे पत्तों को काटकर उनकी रस्सियां बनाने लगी। तो वहीं आकाश और वरुण जंगल के अंदर जाकर पेड़ काटने लगे। पेड़ के तने काटते हुए वरुण बोला, भैया थोड़ी और टहनियां मिल जाएंगी तो काम हो जाएगा। आकाश ने वरुण की बात पर सहमति जताई। फिर वो दोनों मिलकर थोड़ा और तने काटने लगे। उसके बाद उन्हें इकट्ठा करके एक तार से बांधा और अपने सिर पर रखकर नदी के किनारे ले आए और रखते हुए पिताजी से बोले, लीजिए पिताजी, हम लकड़ियां भी ले आए हैं, अब हमारी नाव अच्छी तरह से बन जाएगी। अब उन्होंने लकड़ियां लगाकर काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले केले के तनों के ऊपर लकड़ियों का एक ढांचा तैयार किया और उसे तारों से कस दिया और फिर उस पर बुने हुए केले के पत्तों की कई परतें चढ़ाई। धीरे धीरे पत्तों से बनी नाव तैयार हो गई। ये देखकर रघुनाथ बोला, देखो ये अब कितनी शानदार दिख रही है। यह पत्तों की नाव अब किसी आलीशान नाव से कम नहीं है। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा शेल्टर बनाएंगे। केले के पत्तों को ढाल बनाकर हम छत बना देंगे ताकि धूप और बारिश से बच सके। ऐसा कहकर सभी लोग काम पर लग गए। शाम तक लगातार मेहनत करने के बाद पानी पर एक खूबसूरत तैरता हुआ घर बनकर तैयार हो गया। ये केले के पत्तों से ढका हुआ था। अंदर उन्होंने केले के पत्तों को ही एक के ऊपर एक बिछाकर गद्दे जैसा बना लिया। ये देखकर मीनल कहती है, वाह, ये तो हमारा नया घर है, कितना सुंदर, और ये बिस्तर कितना मुलायम है। हाँ बेटा, ये पत्तों का बिस्तर है, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। ऐसी रात हो जाती है। रात को अदिति और संध्या जाकर फिर से केले तोड़कर ले आते हैं। सब फिर से केले खाते हैं। फिर अदिति कहती है, आज तुमने केले खा लिए, पर कल से हमें राशन का इंतजाम करना होगा। वरुण, क्या आप और आकाश भाई शहर जाकर ये केले बेच सकते हैं? यहाँ इतने सारे केले हैं, केले बेचकर हमें पैसे मिल सकते हैं। हाँ अदिति, ये अच्छा सुझाव है। शहर में केले की बहुत मांग है, हम कल सुबह इन्हें तोड़कर ले जाएंगे। बातें करने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन वरुण और आकाश ने ढेर सारे केले तोड़े और उन्हें झोलों में भरकर शहर ले गए। इधर दोनों बहुओं ने मिलकर नदी के किनारे की गीली मिट्टी इकट्ठा की और उनसे बर्तन बनाए और नदी के किनारे ही एक चूल्हा बनाया। शाम को जब आकाश और वरुण वापस आए तो वरुण बोला, अदिति देखो, हमने इतने सारे केले बेच दिए और अच्छे पैसे मिले हैं। ये देखो, राशन, आटा, दाल, तेल और कुछ मसाले। अरे वाह, अब मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। ऐसा कहकर संध्या ने नदी किनारे सूख रहे मिट्टी के बर्तन में चूल्हा जलाकर खाना पकाया। सभी लोग केले के पत्तों से बनी चटाई पर बैठ गए। तब संध्या और अदिति ने सबको खाना परोसा। सभी ने खाना खाया और अपनी नाव पर चढ़कर चैन से सो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वरुण और आकाश केले बेचकर अपना खर्च चलाने लगे। उधर गांव में हालात बहुत खराब थे। सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो रही थीं। एक दिन हरिया किसान जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, मेरी जमीन आपके पास गिरवी रखी है, आप मुझे थोड़ा राशन और कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घर खाने को कुछ नहीं है। राशन? पैसे? अरे जब तुमने पिछले 2 महीने का ब्याज नहीं दिया तो मैं तुम्हें और पैसे कैसे दूं? और क्यों दूं? और तुम और पैसे लेने की बात कर रहे हो? बल्कि अगर तुमने जल्दी ही मेरा ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे बाकी लोगों को घर से निकाल दूंगा, याद रखना ये। ऐसा कहकर जमींदार ने हरिया को खाली हाथ वापस कर दिया।
ऐसे कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जमींदार गांव में हरिया के घर के सामने आता है और हरिया और बाकी को कुछ और किसानों से कहता है, बहुत हो गया तुम लोगों का। तुम लोगों ने ना ही मेरा ब्याज दे रहे हो ना ही मेरे पैसे। चलो अब सब अपना घर खाली करो और निकलो यहाँ से। अब ये जमीन और ये घर सब मेरा है। अरे जमींदार जी, हम पर कुछ दया तो कीजिए। अगर आप हमसे हमारा घर ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ जाना है जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों को 1 महीने का समय देता हूँ और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम लोग भी अपना अपना घर खाली करो। जिसको जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है और घर गिरवी पड़ा है वो सब 1 महीने से अपना घर खाली करेंगे, वरना मुझे मजबूरी में लठैतों से कहकर ये घर खाली करवाने पड़ेंगे। ऐसा कहकर जमींदार चला जाता है। तब हरिया वहां खड़े अपने बाकी गरीब किसान भाइयों से कहता है, अरे भाइयों, जमींदार नहीं मानेगा, हमें अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम गरीबों का इस गांव में कोई ठिकाना नहीं रहा। पर हम जाएंगे कहाँ? अरे मैंने सुना है रघुनाथ और उसका परिवार नदी के किनारे रह रहे हैं। उन्होंने केले के पत्तों की एक नाव बनाई है। हम भी वहीं चले चलेंगे, कम से कम वहां पानी और केले तो हैं। इस तरह इधर रघुनाथ के परिवार वाले केले बेचकर अपनी दिनचर्या चला रहे थे। एक दिन नदी किनारे वरुण अपनी नाव पर बैठा कुछ सोच रहा था। अदिति उसके पास आकर बैठ गई। फिर वरुण बोला, अदिति, केले बेचकर हमें पैसे तो मिल रहे हैं पर ये काफी नहीं है। अगर हमें अपना घर फिर से बनाना है और गांव वापस जाना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। वरुण, मैंने शहर में कुकिंग का कोर्स किया था। मुझे पता है कि केले से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। अगर हम केले के चिप्स, जैम और नमकीन बनाएं तो हम बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। चिप्स, जैम और नमकीन? पर इसके लिए तो बहुत सारा सामान चाहिए होगा। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चिप्स के लिए सिर्फ तेल, हल्दी और नमक चाहिए। जैम के लिए शक्कर और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, और नमकीन के लिए हम चिप्स कटर का इस्तेमाल करेंगे और उसमें मूंगफली मिला देंगे। मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं, आप कल ये सारा सामान ले आइए, हम कल से ही काम शुरू करेंगे। ठीक है अदिति, अगर ये काम चल गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अगले दिन वरुण सामान लेकर आया। संध्या, अदिति और कमला मिलकर काम पर लग गई। उन्होंने केले के पतले पतले चिप्स काटे, उन्हें धूप में सुखाया, फिर उन्हें कढ़ाई में तला। उन्होंने केले का जैम भी तैयार किया और नमकीन भी बनाया। ये सब देखकर मीनल खुश होते हुए बोली, मामा ये चिप्स तो बहुत कुरकुरे हैं, मुझे भी चाहिए। हाँ बेटा, ये हम बेचने के लिए बना रहे हैं। वरुण, आप जाइए और बाजार से डब्बे ले आइए और शहर के मार्केट में बेच कर देखिए। अब वरुण बाजार जाता है और वहां से कुछ डिब्बे खरीद कर ले आता है। फिर सभी मिलकर उन डिब्बों में नमकीन, जैम और चिप्स भर देते हैं और फिर वरुण और आकाश वो सब झोलों में भरकर मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। मार्केट में लोगों ने जब घर के बने ताजे केले के चिप्स और जैम चखे तो वो दीवाने हो गए। शाम तक सारा सामान हाथों हाथ बिक गया। वो लोग घर आकर बोले, अदिति, माँ, भाभी, देखो आज हमें 3 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। ग्राहक कह रहे हैं कि और लेकर आना, हमें और भी चाहिए। मैंने कहा था ना कि ये सब चीजें बहुत बिकेंगी। देखो सारी की सारी चीजें बिक गई, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब हमें इसे बड़े लेवल पर करना होगा। अब तो वो लोग रोज ही केले के नमकीन, चिप्स और जैम बनाकर बाजार में बेचने लगे। ऐसे कुछ समय बीत गया। एक दिन हरिया कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंच गया। हरिया शर्मिंदा होते हुए रघुनाथ से बोला, रघुनाथ भाई, वरुण भाई, हमें माफ कर दो। हमने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज हम खुद बेघर होकर तुम्हारे पास आए। जमींदार ने हमें गांव से निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं हरिया, हम सब समझते हैं ये नदी किसी एक की नहीं है। हमारी तरह तुम लोग भी इन केले के पत्तों से अपने अपने लिए नाव जैसा घर बना लो और यहीं पर रहो। हाँ पिताजी सही कहते हैं, आप लोग फिक्र मत कीजिए। आप सब भी अपने लिए ऐसे ही पत्तों की नाव बना लीजिए। हम सब मिलकर यहाँ रहेंगे और हम आपको काम भी देंगे। हम सब मिलकर केले की चीजें बनाएंगे और उसे शहर में बेचेंगे। ये सब तो बहुत मुश्किल है, क्या हम भी ये कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, आप लोग क्यों चिंता करते हैं, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। अगर हम सब साथ मिल जाएं तो हम अपना गांव फिर से बसा सकते हैं। ये सुनकर हरिया और बाकी के गांव वालों को तसल्ली मिलती है। अब सभी मिलकर पत्तों को तोड़ना और उनसे नाव बनाना शुरू करते हैं, जिसमें रघुनाथ और उसके परिवार वाले उनकी मदद करते हैं। देखते ही देखते नदी के किनारे दर्जनों पत्तों की नावें तैरने लगती हैं। सभी लोग केले खाकर अपने अपने नाव में आकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन अदिति सभी से कहती है, आप सबके रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन आप सबको कमाने और खाने की व्यवस्था भी करनी है। आज से मैं आप लोगों को केले के जैम, नमकीन और चिप्स बनाना सिखाऊंगी। फिर हम बड़े पैमाने पर इसे बनाकर शहर में बेचेंगे। इस तरह धीरे धीरे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब अदिति ने सभी औरतों को चिप्स और जैम बनाना सिखाया। मर्द केले तोड़ने लगे और औरतें उनके चिप्स, जैम और नमकीन बनाने लगी। उसके बाद सभी ने मिलकर नमकीन, जैम और केले के चिप्स को बाजार से खरीदे गए डिब्बे में पैक किया और फिर अदिति दोनों भाइयों से बोली,
हमारा माल तैयार है, अब आप लोग बाजार से बड़े बड़े झूले ले आइए और उसमें भरकर ये सारा माल बाजार में ले जाकर बेच दीजिए। अब सभी मर्द बाजार जाते हैं और बड़े बड़े झोले लेकर वापस आते हैं और सभी औरतें झोलों में वो सारे डिब्बे भर देती हैं। मर्द उन्हें सप्लाई करने शहर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ ही हफ्तों में उनका काम इतना बढ़ गया कि अब झोलों में काम नहीं चल रहा था। उन्हें शहर से ट्रक मंगवानी पड़ी ताकि माल समय पर पहुंच सके। नदी किनारे अब एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा माहौल बन गया था। सबके पास पैसे आने लगे थे। एक दिन वरुण कहता है, अदिति, आज हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम जमींदार का सारा कर्जा चुका सकते हैं। हाँ वरुण, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जमीन और अपने घर वापस लें, लेकिन याद रखना जमींदार आसानी से नहीं मानेगा, हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। वरुण और अदिति ने मिलकर सारा हिसाब किताब किया। उनके पास अब इतनी रकम इकट्ठी हो चुकी थी कि वो पूरे गांव की गिरवी रखी हुई जमीनें और घर वापस ला सके। फिर अदिति बोली, वरुण, आकाश भाई, हरिया चाचा, चलिए अब हम जमींदार के पास चलते हैं। हाँ बेटी, तुम्हारी वजह से आज हमारे सिर पर छत है और हमारे सिर उठाकर चलने की हिम्मत है। चलो उस जमींदार को उसका पैसा लौटाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होकर जमींदार की हवेली की तरफ बढ़ चला। वरुण के हाथ में पैसों से भरा एक बैग था। वो लोग जमींदार की हवेली के पास पहुंचे तो वरुण ने जमींदार को आवाज लगाई। वरुण की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आया तो देखा कि पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हैं। ये देखकर वो चौंक गया और बोला, अरे तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तो तुम सबको गांव से निकाल दिया था, क्या और बेइज्जती करवानी है? हम यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं बल्कि आपका हिसाब चुकता करने आए हैं। ये लीजिए बैग, इसमें हर एक किसान का कर्जा और उसका ब्याज है। हमारी घरों के कागज और हमारी जमीनों के दस्तावेज वापस कीजिए। जमींदार ने बैग खोला और नोटों की गड्डियां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गांव वालों ने इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए, लेकिन फिर भी वो लालच में बात को घुमाते हुए बोला, अरे पैसों से क्या होता है? तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। मैंने तुम सबके कागज कहीं रख दिए हैं और अब मैं उन्हें वापस नहीं कर सकता। अब ये जमीन मेरी है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या बेईमानी है? हमने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं, अब तुम्हें हमारे कागज लौटाने होंगे। मैंने कहा ना कि तुम्हें अपनी जमीन वापस नहीं मिल सकती। भागो यहां से वरना सबको जेल में डलवा दूंगा। गांव वाले डरकर पीछे हटने लगे। तभी अदिति आगे आई। वो जमींदार पर गुस्सा करते हुए बोली, जमींदार जी, बेचारे गांव वाले पढ़े लिखे नहीं हैं और सीधे साधे हैं, तो तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे कानून अच्छी तरह पता है। यदि तुमने गांव वालों के कागजात वापस नहीं किए तो तुम क्या हमें जेल करवाओगे, बल्कि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, याद रखना। ए सुन लड़की, मैं इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरता हूँ। तुझे जो करना है कर ले, मैं जो कागज वापस नहीं करूंगा, बस बात खत्म। और वैसे भी ये गांव है, यहाँ पुलिस का नहीं बल्कि मेरा कानून चलता है। कानून पूरे देश का एक होता है। आपने बिना किसी लीगल नोटिस के इन लोगों को घर से निकाला, ये पहला अपराध है। आपने ब्याज की दरें सरकार द्वारा तय की गई दरों से 4 गुना ज्यादा रखी, ये दूसरा अपराध है। और अब आप पैसे लेने के बाद कागज वापस नहीं कर रहे हैं, ये जालसाजी है। इन सब के लिए आपको जेल हो सकती है। तुम मुझे डराने की कोशिश मत कर लड़की। मैं डरा नहीं रही, चेतावनी दे रही हूँ। अगर आपने अभी के अभी सबके कागज वापस नहीं किए तो मैं सीधे कोर्ट में आपके खिलाफ केस फाइल करूंगी। फिर पुलिस यहाँ आएगी और आपके कारनामों की फाइल खोलेगी। यह सुनकर जमींदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अदिति की आंखों में जो गुस्सा देखा उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं है। वो घबरा कर बोला, अरे 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 बेटी, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे ओ रामू, अरे जल्दी जा और अलमारी से इन सबके कागज को लेकर आ, जल्दी कर। कुछ ही देर में रामू सारे दस्तावेज लेकर आ गया। अदिति ने एक एक कागज चेक किया और उन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया। जमींदार ने चुपचाप पैसे लिए और अंदर भाग गया। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपनी जमीनें पाकर खुश हो गए। तभी रघुनाथ बोला, अदिति बेटा, आज तूने हमें फिर से आत्मनिर्भर बना दिया। तू सचमुच में हमारे घर की लक्ष्मी है। अब चलो भाइयों, अब हमें अपनी नावों से निकलकर अपने पक्के घरों में जाना है। सभी लोग अपनी अपनी नाव से अपना अपना सामान लेकर गांव वापस पहुंचे। सबने सबसे पहले रघुनाथ का घर बनवाना शुरू किया। पूरा गांव मिलकर काम कर रहा था, लेकिन अदिति के मन में कुछ और भी था। घर बन जाने के बाद अदिति सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, घर तो बन जाएगा, लेकिन हमें उस नदी को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें सहारा दिया। मैं चाहती हूँ कि हम गांव में ही एक बड़ी फैक्ट्री डालें। फैक्ट्री? किस चीज की? केले के प्रोडक्ट्स की। अब हम इसे सिर्फ शहर के मार्केट तक सीमित नहीं रखेंगे। हम अपने गांव के नाम से ब्रांड बनाएंगे। इससे गांव के हर आदमी को रोजगार मिलेगा और किसी को भी फिर कभी जमींदार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सबकी सहमति से गांव के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री डाली गई। गांव की औरतें वहां काम करने लगी। वरुण और आकाश ने मार्केटिंग संभाली।
जल्दी उनके पत्ते की नाव ब्रांड के चिप्स और जैम पूरे शहर में, पूरे राज्य में मशहूर हो गए। महीनों बीत गए, अब गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। हर घर पक्का था, बच्चों के लिए स्कूल बन गया था और रघुनाथ की झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर मकान खड़ा था। एक शाम पूरा परिवार नदी के किनारे बैठा था, उसी नदी के जहां उन्होंने वो कठिन रातें बिताई थी। मीनल कहती है, दादाजी क्या अब हम कभी उस नाव पर नहीं सोएंगे? मुझे वो बहुत याद आती है। बेटा, वो नाव हमें हमेशा याद रहेगी। वो सिर्फ पत्तों की नाव नहीं थी, वो हमारी हिम्मत की नाव थी। हाँ, और उस नाव की असली कप्तान तो अदिति है। अगर वो ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। माँ जी, मैंने तो बस रास्ता दिखाया, उस पर चलने की हिम्मत तो आप सबने दिखाई। वरुण ने मेरा साथ दिया, आकाश भाई ने मेहनत की, ये हम सबकी जीत है। वैसे अदिति, तुमने सच में कमाल कर दिया। शहर की अमीर लड़की होकर तुमने इस गांव को अपना लिया और इसे बदल दिया। इसी तरह अदिति के साथ साथ गांव के सभी लोगों की गरीबी दूर हो जाती है और गांव के सभी लोगों के साथ साथ अदिति का परिवार भी सुखी सुखी जिंदगी बिताने लगता है।